आज हम इम्पॉर्टेंट आर्टिकल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ग्रीन हाइड्रोजन एंड ब्राउन हाइड्रोजन में क्या डिफरेंस है ये देखेंगे और देखेंगे हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज एक स्कीम गवर्नमेंट लाने वाली है, उसमें ग्रीन हाइड्रोजन से बनी ट्रेन चलाई जाएगी। देखो टेक्निकल फॉल्ट होने की वजह से ये वीडियो मुझे दोबारा से डिस्कस करना पड़ रही है, तो आपसे मेरी गुजारिश है लाइक ज़रूर कर दें। देखो फ्रंट पेज के पहले हम कुछ आर्टिकल देख लेते हैं प्रीलिम बूस्टर को आगे बढ़ाने से पहले। देखो आप और बीजेपी में शब्दों की वॉर स्टार्ट हो गई है, बहुत ज़्यादा आपस में एक दूसरे से शब्दों की वॉर स्टार्ट हो गई है। क्या हुआ है कि जो 26 जनवरी की परेड है उसमें टेबल्यू शो किए जाते हैं, डिफरेंट स्टेट के टेबल्यू दिखाए जाते हैं ताकि वो लोग अपने स्टेट में जो स्पेशलिटी है उसको शो कर सके। मगर एक स्पेशल पैनल, गवर्नमेंट का कहना है कि एक स्पेशल पैनल बनाया जाता है टेबल्यू को सिलेक्ट करने के लिए। उस स्पेशल पैनल ने पंजाब और दिल्ली में जो आप गवर्नमेंट है इनके टेबल्यू को सिलेक्ट नहीं किया है। इससे पहले वेस्ट बंगाल के साथ भी ये चीज़ हो चुकी है, वेस्ट बंगाल के जो टेबल्यू थे वो सिलेक्ट नहीं किए गए। मगर अपोजिशन का ये आरोप है जो टेबल्यू की कमेटी है, जो स्पेशल पैनल है, उसमें गवर्नमेंट के मेंबर हैं, वो जिसे चाहते हैं सिलेक्ट करते हैं, जिसे चाहते हैं हटा देते हैं। तो ये आरोप प्रत्यारोप लगातार चल रहे हैं। अपोजिशन का भी कहीं ना कहीं सही कहना है, क्योंकि जो टेबल्यू सिलेक्ट किए जाते हैं वो स्पेशल पैनल गवर्नमेंट के अंडर में ही आता है। दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ कतर से रिलेटेड है। कतर में क्या हुआ है, जो हमारे आठ जो इंडियंस थे जो धारा ग्लोबल डिफेंस सर्विसेज में काम करते थे और वो इंडियन के रिटायर आर्मी या नेवी पर्सनल थे, उनको जो है जो उनकी डेथ सेंटेंस है उन्हें रोक दिया गया। तो गवर्नमेंट के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है कि उनके फैमिली मेम्बर को अभी सहूलियत है कि उनको डेथ सेंटेंस नहीं दिया जाएगा। और इससे अदर इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होगी कि कतर से हमारे रिश्ते जो हिस्टोरिकली बहुत ज़्यादा हड़प्पन टाइम से मेंटेन है वो और ज़्यादा इन्हेंस होंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट आर्टिकल फ्रंट पेज का पेगासस के बारे में। देखो पेगासस क्या है, एक स्पाईवेयर है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में भी इसका केस चला था, मगर उससे रिलेटेड कोई भी सोल्यूशन नहीं आया। अभी क्या हुआ है, एप्पल ने अलर्ट दिया है कि स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक जो है वो किए जा रहे हैं। स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक होते हैं मतलब गवर्नमेंट, मतलब स्टेट का मतलब है सेंटर जो है कहीं ना कहीं स्पाई कर रहा है, मगर इसके कोई भी प्रूफ नहीं है, ये केवल शक है। शक के आधार पर आप नहीं कह सकते कि गवर्नमेंट के द्वारा ट्रैक किया जा रहा। इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगा, तब पता चलेगा पेगासस का क्या इंपॉर्टेंस है। देखो पेगासस क्या है, इजराइल का एक स्पाईवेयर है। अगर ये स्पाईवेयर आपके मोबाइल में एंट्री कर जाता है तो आप जो भी एक्टिविटी करेंगे वो इजराइल की एजेंसी को पता चलता रहेगा। ये मोसाद बहुत ज़्यादा यूज़ करती है। मोसाद क्या है, इजराइल की एक एजेंसी है जो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करती है स्पाई के केसेस में। ठीक है, तो पहला इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम डिस्कस कर लेते हैं ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में और हाइड्रोजन पावर ट्रेन के बारे में। ये देखो जो लिखा हुआ आ रहा है, ये क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने अभी इसको डिस्कस किया था मगर टेक्निकल फॉल्ट होने की वजह से मेरा वीडियो पूरा ख़राब हो गया, तो इसको हम दोबारा से बना रहे हैं। तो पहली बात क्या यहाँ बताई गई है, इंडिया रेलवे अनवील हाइड्रोजन पावर ट्रेन प्रोटोटाइप। आप एक चीज़ जान लीजिए, यहाँ पहले आर्टिकल को डिस्कस करने से पहले ग्रीन हाइड्रोजन और ब्राउन हाइड्रोजन में क्या डिफरेंस होता है, और ब्राउन हाइड्रोजन को ब्लैक हाइड्रोजन भी कहा जाता है। देखो ग्रीन हाइड्रोजन वो होती है जो रिन्यूएबल एनर्जी से बनाई जाती है। रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है, रिन्यूएबल एनर्जी ऐसी एनर्जी होती है जिसे हम बार बार जनरेट कर सकते हैं और उसका हमारे इन्वायरमेंट पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है और ग्लोबल वार्मिंग नहीं बढ़ाता है। जैसे सोलर एनर्जी हो गई। सोलर एनर्जी जब बनाते हैं पैनल से तो आप देखते होंगे घर बैठे बैठे आप एनर्जी बना सकते हैं, और आप ये भी देखते होंगे कोई भी धुआं नहीं निकलता है, कोई भी स्मोक नहीं निकलता है, कोई भी फॉसिल फ्यूल यूज़ नहीं होता है। तो इस तरह की एनर्जी को रिन्यूएबल एनर्जी कहते हैं। इस रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ किया जाता है हाइड्रोजन के डेवलपमेंट में। हाइड्रोजन के डेवलपमेंट में जब इस रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ किया जाता है, इसे ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन इसलिए कहा जाता है कि ये हाइड्रोजन जब हम निकालते हैं तो किसी भी तरह का क्लाइमेट चेंज नहीं होता है, वेदर में तब्दीली नहीं होती है, टेम्परेचर में चेंजेस नहीं आए होते हैं। जबकि आप ब्लैक हाइड्रोजन और ब्राउन हाइड्रोजन आप ले लो, उसमें क्या होता है, आपके ब्लैक हाइड्रोजन और ब्राउन हाइड्रोजन हम कोल का यूज़ करते हैं। कोल एक फॉसिल फ्यूल है, इससे धुआं निकलता है, एनवायरनमेंट में टेम्परेचर बढ़ता है, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा हार्मफुल कंडीशंस देखने को मिलती हैं इन सिटी में, मतलब बहुत सारे शहरों में, गाँव में और इन्वायरमेंट में खास तौर से। तो इससे जो
डेवलप होती है हाइड्रोजन, उसे ब्राउन हाइड्रोजन या ब्लैक हाइड्रोजन कहा जाता है। ये बहुत हार्मफुल होती है हमारे इन्वायरमेंट के लिए और हमारे डे टू डे वर्क के लिए। तो अब आगे इस आर्टिकल को डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बताना देना चाहता हूँ कि हाइड्रोजन का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। देखो, आपने अमोनिया में हाइड्रोजन के 3 एटम कल देखे, ऐसे ही हाइड्रोजन का यूज़ स्टील इंडस्ट्री में होता है, फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री में होता है। तो बहुत सारी जगहों पर हाइड्रोजन का यूज़ देखने को मिलता है। अभी तक जर्मनी केवल ऐसी कंट्री है जो कॉमर्शियल रूप से ट्रेन जो हाइड्रोजन पावर ट्रेन चलाती है। आप ये अच्छे से याद रख लेना, जर्मनी केवल ऐसी कंट्री है जो हाइड्रोजन पावर ट्रेन चलाती है। देखो, इंडिया का जो इनिशिएटिव है हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज प्रोजेक्ट, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज प्रोजेक्ट क्या है? इसको अनाउंस किया गया था यूनियन बजट 2022-23 में फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। फाइनेंस मिनिस्टर हमारी निर्मला सीतारमन के द्वारा इसको अनाउंस किया गया था। इसका नाम रखा गया था हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज। हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज मिशन ही क्यों लाया गया? आपके माइंड में वाई का क्वेश्चन जरूर आना चाहिए, क्योंकि हमारा हिली एरिया जो है इन्वायरमेंटली डिग्रेडेबल है। तो कभी भी अगर वहाँ पर फॉसिल फ्यूल का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, अदर रिसोर्सेज का यूज़ होता है, तो हमारे हिमालयन रीजन को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचेगा और इन्वायरमेंटली बहुत ज़्यादा क्षति होगी। तो इस क्षति से बचाने के लिए हाइड्रोजन पावर ट्रेन चलाई जाएगी। ये हाइड्रोजन पावर ट्रेन जो होगी वो ग्रीन हाइड्रोजन से चलाई जाएगी। मैंने आपको बताया ग्रीन हाइड्रोजन वो होती है जो रिन्यूएबल एनर्जी से डेवलप होती है। अब क्या किया जाएगा? प्रपोज्ड प्लान क्या है? प्रपोज्ड प्लान के अंदर क्या है, जो हमारे ऑलरेडी डीजल इलेक्ट्रिक इंजन है, इस डीजल इलेक्ट्रिक इंजन में तब्दीली की जाएगी, रेट्रोफिटिंग की जाएगी और रेट्रोफिटिंग के द्वारा हाइड्रोजन के फ्यूल सेल यूज़ किए जाएंगे। हाइड्रोजन फ्यूल सेल से चलेगा, जब हाइड्रोजन फ्यूल सेल डाउन हो जाएंगे तो उसे डीजल से चलाया जाएगा। तो ये मल्टीपल मतलब हाइब्रिड टाइप का एक मॉडल होगा। पहली ट्रेन जो एक्सपेक्टेड है वो जिंद से सोनीपत के लिए चलाई जाएगी। ठीक है, इंडियन रेलवे 35 ऐसी हाइड्रोजन ट्रेन डेवलप कर रहा है, जिसमें हर ट्रेन पर 80 करोड़ रुपए खर्च आएगा। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा आएगी और कहाँ कहाँ ये डेवलप किया जाएगा ये भी इन्होंने चीज़ बताई है, जैसे कालका शिमला रेलवे, बिलमोरा बागई, पतलपनी, कालाकुंड। ये यहाँ पर चैलेंजेस क्या है? देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज जो है हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, हाइड्रोजन को बनाने के लिए इनिशियल कॉस्ट बहुत आती है। एक चीज़ आप अच्छे से जान लो, हाइड्रोजन जो है अबंडेंस मात्रा में हमारे अर्थ पे पाई जाती है, मगर ये प्योर फॉर्म में नहीं मिलती है। मतलब आपको वाटर के साथ मिलेगी, ठीक है, H2O, अमोनिया के साथ मिलेगी NH3, ठीक है, मीथेन के साथ मिलेगी, मतलब इन सब के साथ आपको हाइड्रोजन मिलेगी, मगर प्योर फॉर्म में बहुत कम पाई जाती है। तो वन ऑफ द मेन इंपॉर्टेंट चैलेंज ये है कि इनिशियल कॉस्ट हाइड्रोजन पर बहुत ज़्यादा आएगा। ठीक है, और दूसरी चीज़ है कि टेक्निकल एडवांसमेंट, मतलब हमें टेक्नोलॉजी को इम्पोर्ट करना पड़ेगा और उसके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बहुत बढ़ाना पड़ेगा। तो इस तरह के ये चैलेंजेस आएंगे। अब आप देख लो, यूनियन कैबिनेट ने एक मिशन बनाया था, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। इस नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अंदर यूनियन गवर्नमेंट ने बताया कि हम 2030 तक क्या क्या करने वाले हैं, क्या क्या हमारे ऑब्जेक्टिव हैं। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि हम उसे कैसे अचीव करेंगे। पहला ऑब्जेक्टिव क्या बताया? 5 मिलियन मैट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन एनुअल प्रोडक्शन किया जाएगा। ठीक है, 60 से 100 गीगावाट इलेक्ट्रोलाइजर कैपेसिटी बनाई जाएगी। देखो, इलेक्ट्रोलाइजर क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइजर क्या करते हैं? जब इलेक्ट्रोलाइजर में इलेक्ट्रिसिटी जाती है तो इससे क्या होता है, हाइड्रोजन अलग हो जाते हैं, आयन, और ऑक्सीजन के आयन अलग हो जाते हैं। तो इससे हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट कर ली जाती है, इसी को हम इलेक्ट्रोलाइजर कहते हैं। तो 60 से 100 गीगावाट इलेक्ट्रोलाइजर कैपेसिटी बनाई जाएगी। 125 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी हमारी जनरेट होगी और ये ट्रांसमिट की जाएगी एक जगह से दूसरी जगह। इससे क्या होगा, जो हमारे हाइड्रोजन बिल हैं वो हाइड्रोजन बिल 1 लाख करोड़ तक के इंपोर्ट सेविंग हो जाएगी। देखो, अभी क्या है, इंडस्ट्री में फॉसिल फ्यूल होता है, कोई भी इंडस्ट्री है बिना ऑयल के, बिना गैस के तो चल नहीं सकती। अगर मान लो कोई कपड़ा उद्योग भी है तो उसकी मशीनों को चलाने के लिए फॉसिल फ्यूल की ज़रूरत होगी। जब हम फॉसिल फ्यूल नहीं इंपोर्ट करेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी डेवलप करेंगे, तो हमारे इंपोर्ट बिल सेव हो जाएंगे 1 लाख करोड़ तक। ठीक है, एनुअल इमिशन जो CO2 का इमिशन होता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग बहुत तेजी से बढ़ रही है, ये 50 मिलियन मैट्रिक टन तक घट जाएगा। दूसरी चीज क्या है, जॉब डेवलप होगी, 6 लाख करीब जॉब डेवलप होंगी और 8 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज यहां पर
बताई गई है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन एक्चुअली है क्या। देखो, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन क्या है, कॉमर्शियल प्रोडक्शन जो प्राइवेट इंडस्ट्री करेंगी, हमारी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल इंडस्ट्री करेंगी, तो इसमें गवर्नमेंट इंसेंटिव प्रोवाइड करेगी। इस इंसेंटिव के थ्रू क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूल जनरेट होगा और हम टोटल नेट एक्सपोर्टर बन जाएंगे। नेट एक्सपोर्टर क्या होता है कि हम इंपोर्ट कम करेंगे, एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे, उसे नेट एक्सपोर्टर कहते हैं। सब स्कीम देख लो, एक साइट स्कीम है, स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन प्रोग्राम। इस स्कीम में क्या है, गवर्नमेंट के द्वारा इंटरवेंशन किया जाएगा, टेक्निकल मदद दी जाएगी, फाइनेंशियल मदद दी जाएगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन हाइड्रोजन को हम डेवलप कर सकें। दूसरी चीज़ क्या है कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर को इलेक्ट्रोलाइजर की फैसिलिटी दी जाएगी, वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ा सके। ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाए जाएंगे। ग्रीन हाइड्रोजन हब क्या होता है कि जगह जगह छोटे छोटे हाइड्रोजन डेवलप की जाएगी, यहीं प्रोडक्ट की जाएगी और यहीं पर यूटिलाइजेशन कर लिया जाएगा। इस तरह के हब को हम ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का ऑब्जेक्टिव हमने पहले भी पढ़ा कि कैसे 5 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम कैपेसिटी ग्रीन हाइड्रोजन की बनाई जाएगी। रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी 125 गीगावाट तक की जाएगी 2030 तक। इससे क्या होगा, 8 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा, हमारे यहाँ जॉब बढ़ेगी, फॉसिल फ्यूल के जो इंपोर्ट है वो 1 लाख करोड़ तक का कम हो जाएगा और ग्रीन हाउस गैसेस को तो हम अबेटमेंट कर ही लेंगे और डिक्लाइन कर ही लेंगे। नोडल मिनिस्ट्री आप जान लो, ग्रीन हाइड्रोजन की नोडल मिनिस्ट्री जो है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है। सिग्निफिकेंस क्या है, देखो सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस है इस टाइम जो पेरिस जो क्लाइमेट मीटिंग हुई थी उसमें डिस्कस हुआ था कि हम अर्थ का टेम्परेचर 1.5 डिग्री से ज़्यादा बढ़ने नहीं देंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये वर्ल्ड को डीकार्बनाइज करेगी, एनर्जी सेक्टर को इन्हेंस करेगी, हमारी डिपेंडेंसी जो इंपोर्ट पर है फॉसिल फ्यूल के वो घट जाएगा और इंडिजीनियस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी बढ़ेगी। मतलब हम खुद ब खुद अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं और खुद ब खुद अपनी टेक्नोलॉजी को इन्हेंस कर सकते हैं। हमें फॉरेन पे डिपेंडेंसी कम हो जाएगी जिससे हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बचेंगे, हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकेंगे और न्यू टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होगा। पोटेंशियल क्या है, देखो हमारी ज्योग्राफिकल लोकेशन इतनी प्यारी है जिसमें विंड एनर्जी को बहुत ज़्यादा हम बना सकते हैं और सनलाइट, हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में है, तो इससे क्या है हमारे यहाँ सनलाइट बहुत ज़्यादा होती है। तो इन दोनों से क्या है हम रिन्यूएबल एनर्जी बना सकते हैं। जब ये रिन्यूएबल एनर्जी हम बनाएंगे तो इससे क्या होगा कि हमारे रिन्यूएबल एनर्जी बनाने के बाद हम उससे जो हाइड्रोजन डेवलप करेंगे वो ग्रीन हाइड्रोजन कहलाएगी। यही इसका पोटेंशियल है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई गई। आपको फिर से इनने बताया कि ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है, ग्रीन हाइड्रोजन किस तरह से यूज है। देखो हाइड्रोजन एक की है, मतलब हाइड्रोजन एक की इंडस्ट्रियल फ्यूल है जिसका अमोनिया के प्रोडक्शन में होता है और यही अमोनिया जो है फर्टिलाइजर्स के प्रोडक्शन में यूज होती है, स्टील रिफाइनरी और इलेक्ट्रिसिटी में प्रोडक्शन होती है। ब्लैक और ब्राउन हाइड्रोजन मैंने आपको बताई दिया, जो कोल के प्रोडक्शन से हाइड्रोजन बनती है। कोल जैसे पहले कोल से हम, देखो ये कोल है, इस कोल से हम एक एनर्जी बनाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे और इस इलेक्ट्रिसिटी से जो हाइड्रोजन हम निकालेंगे, मान लो H2O से हमने हाइड्रोजन निकाला, तो जो हाइड्रोजन निकला उसे हम ब्राउन हाइड्रोजन कह देंगे और ब्लैक हाइड्रोजन कह देंगे। अगर यही रिन्यूएबल एनर्जी होती, यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी होती सोलर एनर्जी, इससे एनर्जी बनाते और इस एनर्जी का यूज करके हम वाटर से जो हाइड्रोजन निकालते उसको हम ग्रीन हाइड्रोजन कह देते। ठीक है, तो इस तरह से ग्रीन हाइड्रोजन और ब्लैक ब्राउन हाइड्रोजन में डिफरेंस है। यही चीज़ इन्होंने फिर से बताई है कि हमारे एनवायरनमेंट में, यूनिवर्स में हाइड्रोजन की मात्रा बहुत अवेंडेंस में है, मतलब प्योर फॉर्म में नहीं पाया जाता। ये प्योर फॉर्म में कहीं नहीं मिलता है, आपको एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है H2O से, बहुत सारे रिसोर्सेज से। ठीक है, आगे इन्होंने क्या बताया, इलेक्ट्रिक करंट। अब आगे इन्होंने प्रोसेस बताई है कि कैसे हाइड्रोजन बनता है। आपको पता है वाटर में इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है, इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी भेजी जाती है और इस इलेक्ट्रिसिटी से हाइड्रोजन आयन और ऑक्सीजन के आयन अलग हो जाते हैं और इस हाइड्रोजन का आयन को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है और जब इसी हाइड्रोजन को आयन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए ग्रीन एनर्जी की यूज़ किया जाता है तो उसे ग्रीन हाइड्रोजन कह देते हैं और कोल एनर्जी का यूज़ किया जाता है उसे हम क्या
क्या कह देते हैं, ब्लैक और ब्राउन हाइड्रोजन कह देते हैं। करंट प्रोडक्शन वर्ल्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट आप याद रखना, वर्ल्ड लेवल पर जो करंट प्रोडक्शन है वो लेस देन 1 है ग्रीन हाइड्रोजन का। अगर इंडिया इस फील्ड में तरक्की पाता है तो इंडिया को बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल वैल्यू मिलेगी और ज़्यादा से ज़्यादा हम एक्सपोर्ट कर सकेंगे। नीड क्या है ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोडक्शन करने की, देखो आप ये चीज़ जान लो, जो फॉसिल फ्यूल होता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और बहुत कम एनर्जी डेवलप करता है, जबकि हाइड्रोजन क्या है, बहुत कम की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी डेवलप करता है। तो इसलिए एनर्जी कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है बहुत कम वेट में। ये क्लीनेस्ट सोर्स है और इसमें जीरो एमिशन होता है। आप याद रखना, यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछती है, कई बार आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि हाइड्रोजन जब डेवलप होता है वाटर से रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू, इसमें वेस्टेज बहुत ज़्यादा होता है, वहीं गलत हो जाएगा। आप याद रखना, जब वाटर से हम एनर्जी बनाते हैं, H2O से जब हम एनर्जी बनाते हैं तो हमें कोई भी किसी भी तरह का इमिशन देखने को नहीं मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रीलिम्स में कई बार पूछा गया है, विजन की टेस्ट सीरीज में, फोरम की टेस्ट सीरीज में बहुत ज़्यादा ये पूछा जाता है। ठीक है, आगे क्या बताया गया है, आगे इन्होंने बताया गया वर्किंग बिल्डिंग ग्रीन हाइड्रोजन कैपेबिलिटी एनर्जी सिक्योरिटी एंड हेल्प कटिंग कार्बन, मतलब यही बात बताई गई है कि कार्बन इमिशन को हम कट कर सकते हैं और इंपोर्ट बिल को डिक्लाइन कर सकते हैं। इनिशिएटिव क्या है हमारे इंडिया में रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड, जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन एक चलाया गया है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, पीएम कुसुम योजना है, इसे हम कल डिस्कस करेंगे, नेशनल विंड सोलर एनर्जी हाइब्रिड पॉलिसी है और रूफटॉप सोलर स्कीम है। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में सजेस्ट जरूर करें और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। ठीक है, अगला आर्टिकल मीथेन से रिलेटेड है। देखो मीथेन से रिलेटेड एक सिस्टम बनाया गया है, एक मतलब स्कीम आई है वर्ल्ड लेवल पर जिसका नाम है मीथेन अलर्ट एंड रिस्पॉन्स सिस्टम। मीथेन अलर्ट एंड रिस्पॉन्स सिस्टम, मार्स इसका नाम दिया गया है। ये लॉन्च किया गया था कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27 में, जो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की शर्म अल शेख इजिप्ट में हुई थी। ये इजिप्ट में मीटिंग हुई थी, ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27 थी। आपको याद रखना है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 जो है वो ग्लासगो में हुई थी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27 जो है वो हुई थी शर्म अल शेख इजिप्ट में, और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28 आप जानते हैं दुबई में हुई, अबू धाबी में। और आप ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी इंपॉर्टेंट इसलिए भी है, लॉस एंड डैमेज फंड पर सबने स्वीकृति दे दी और इसको इंप्लीमेंट कर दिया गया, इन्फोर्स कर दिया गया, मगर इसमें गाइडलाइन बहुत ही वेग है। ठीक है, अब इसमें क्या है, क्या बताया गया, मार्स का जो मिशन है, देखो ये जो मार्स मिशन है, जैसे मीथेन अलर्ट एंड रिस्पॉन्स सिस्टम कहते हैं, इसकी खासियत ये है जो डिफरेंट सैटेलाइट हैं वर्ल्ड लेवल पर, उन सैटेलाइट के डेटा को एक जगह लाएगा। ठीक है, इस डेटा को एक जगह लाकर आपको पूरा पॉलिसी रिलीवेंस, मतलब कैसे पॉलिसी बनाना है मीथेन से रिलेटेड, मीथेन को कैसे मिटिगेट करना है, इससे रिलेटेड आपको डाटा एक जगह दे देगा। देखो कुछ नहीं है इस आर्टिकल में, केवल इतनी बात बताई गई है, मीथेन अलर्ट एंड रिस्पॉन्स सिस्टम क्या है, सैटेलाइट के द्वारा जो डेटा कलेक्ट किया जाता है, बहुत ज़्यादा वो डेटा को कलेक्ट करने के बाद उसके मीथेन के रिसोर्सेज को देखा जाएगा। अब सारी मैपिंग की जाएगी, उस मैपिंग को पर्टिकुलर कंट्री और पर्टिकुलर प्राइवेट इंस्टीट्यूट को दे दिया जाएगा। अब उस दिशा में मीथेन को कम करने की दिशा में कौन इंडस्ट्री, कौन कंट्री कैसे वर्क करती है, उस पर डिपेंड करता है। बस इतना सी ये पॉलिसी मार्स मिशन है। ठीक है, इससे क्या होगा, हम ऐसी पॉलिसी बनाएंगे जिससे मीथेन के प्रोडक्शन को हम कम कर सकते हैं फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्री में, और जो लाइव स्टॉक में वेस्टेज जो निकलता है, जानवर जो एक्सक्रेटा निकालते हैं उसमें मीथेन का एमिशन होता है, उस मीथेन को हम ज़्यादा से ज़्यादा कट कर सकते हैं। अब हम मीथेन को कट क्यों करना चाहते हैं, देखो पहले मीथेन के बारे में जान लो। मीथेन एक कलरलेस और ऑर्डरलेस गैस है, मतलब इसका कोई भी कलर नहीं होता है और कोई भी रंग नहीं होता है। दूसरी चीज़ क्या है, ये नेचर में अवेंडेंस पाई जाती है और इसके ह्यूमन की एक्टिविटी में प्रोडक्शन किया जाता है, जैसे मीथेन से एनर्जी भी बनाई जाती है। ठीक है, दूसरी चीज बताई गई है कि मीथेन जो है बहुत ज्यादा पोटेंशियल रखती है ग्रीन हाउस गैस का। आप ये याद रखो, जितनी ग्रीन हाउस गैसेज हैं उसमें से कार्बन जो है अगर 100 ईयर में 10% टेम्परेचर बढ़ाता है तो मीथेन क्या करेगा, हमारा मीथेन 100 साल में 20 से गुणा कर दो, 20 गुना ज़्यादा होता है, 200 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाएगा। मतलब अब ये एक एग्जाम्पल था, मतलब कार्बन से जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है, जो टेम्परेचर बढ़ाने का इसका पोटेंशियल है, वो 20 गुना ज़्यादा है। ठीक है, कंसर्न इन्होंने बताया गया है जो सब 6 मेजर ग्रीन हाउस गैसेज हैं
उसमें से बहुत वन ऑफ द डेंजरस जो गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, मगर सबसे पोटेंशियल जो ग्लोबल वार्मिंग करती है वो मीथेन है। मतलब मीथेन से भी 20 गुना ज़्यादा इसका पोटेंशियल है, ठीक है। जो करंटली ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो 17% है। उस 17% में से 25 से 30% टेम्परेचर राइज करने का जिम्मेवारी केवल मीथेन को है, ठीक है। अब आपने यही बताइए 80 टाइम्स मोर इफिशिएंट देन कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैपिंग एटमॉस्फेयर हीट। मतलब अगर जो है कार्बन एक टाइम हीट को ट्रैप कर रहा है तो ये 80 टाइम ज़्यादा हीट को ट्रैप कर रही है। कितनी इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए, ठीक है। अब ग्लोबल लेवल पर क्या इनिशिएटिव चलाए गए हैं मीथेन को रिड्यूस करने से। पहला इनिशिएटिव क्या है, ग्लोबल मीथेन प्लेज। प्लेज क्या होता है, एक मतलब कसम टाइप की कह लेते हैं, ये एक तरह की स्वीकृति दे देते हैं कि हम मीथेन को घटाएंगे। इस ग्लोबल मीथेन प्लेज में क्या कहा गया है कि 2020 के लेवल से, मतलब 2020 के बाद जितनी भी मीथेन प्रोड्यूस हो रही है उसके बाद से अगर 100 प्रोड्यूस हो रही है तो 30% तक हम मीथेन कम कर देंगे, ठीक है। 30% रिडक्शन से क्या होगा कि 0.2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाएगा। और जो हमारा टारगेट है 1.5 डिग्री सेल्सियस का, कि हमको पेरिस में जो टारगेट रखा गया कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज में, उसको में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी और 0.2% डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर कम हो जाएगा। ग्लोबल मीथेन इनिशिएटिव बनाया गया। ये ग्लोबल मीथेन इनिशिएटिव आप याद रखना, ये इंटरनेशनल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। इसमें दोनों मिलकर क्लीन एनर्जी सोर्सेज को प्रोड्यूस करते हैं और कैसे मीथेन को कम किया जाए इस पर वर्क करते हैं। इंडिया इसका पार्टनर कंट्री है। हमारे इंडिया के लेवल पर क्या चल रहे हैं प्रोग्राम वो देख लो। नेशनल लेवल पर हरित धारा बहुत इंपॉर्टेंट है। हरित धारा एक फीड स्टॉक है, मतलब एक फीड है जो जानवरों को खिलाया जाता है, चारा है। इसे इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने बनाया है। इससे जब फीड जो लाइव स्टॉक हैं एक्सक्रेटा निकालते हैं तो उसमें मीथेन का एमिशन बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, मतलब 17 से 20% तक कम हो जाता है। इससे रिजल्ट क्या होता है, मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। इंडियन ग्रीन हाउस गैस प्रोग्राम एक इंडिया ने बनाया है। इसे किसके साथ मिलकर बनाया गया, वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट के साथ और द एनर्जी रिसोर्स इंस्टीट्यूट के साथ, ठीक है। ये वॉलेंट्री फ्रेमवर्क है जो मैनेज करेगा ग्रीन हाउस गैसेज को। देखो मीथेन को तो केवल ये मीथेन के लिए नहीं है, हरित धारा केवल मीथेन के लिए है, इंडियन ग्रीन हाउस गैस सभी ग्रीन हाउस गैसेस के लिए है, ठीक है। ये कॉम्प्रिहेंसिव मेजरमेंट और मैनेजमेंट स्ट्रेटजी है, ठीक है। नेशनल एक्शन प्लान और क्लाइमेट चेंज ये 2008 में लॉन्च किया गया था। इसका भी एम क्या है कि ग्रीन हाउस गैसेस को कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं, साइंटिफिक इनोवेशन ला सकते हैं, अवेयरनेस फैला सकते हैं, ये सब। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ है वो सबसे ज़्यादा इनिशिएटिव हरित धारा है, ये आप ज़रूर याद रखना। बाकी तो ऑल ग्रीन हाउस गैसेस के लिए मीथेन स्पेसिफिक है। तो आज ये हमने इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस किए। हमारी वीडियो बनाने में जो प्रॉब्लम हुई उसके लिए सॉरी कहना चाहते हैं, और हमने बहुत ज़्यादा आज मेहनत की, कोई गलती हो जाए तो उसे माफ़ कर देना। थैंक यू वेरी मच।